So again it is a continuation of the Woodward and the Fischer rules. Another molecule here, it is in the discussion which is in front of you. This molecule seems to be a open chain diene. Reason being, in this diene no two double bonds present in the different rings, or no two double bonds they are present in the same ring. But it is a diene because one double bond here and another here, they are in conjugation with each other. So you can count the diene with this double bond as well as with this double bond, or we can count the diene with this first double bond and the second double bond. So any two of them, they can be counted as in the diene. So open chain diene. For this open chain diene, the parent value, it is 217 nanometer. So open chain diene, parent value, Woodward Fischer rule says it is 217 nanometer. Also there are two ring residues. So where are the ring residues? Here this is one residue left, here this is another residue left. So two ring residues are there. So 2 into 5, it is 10 nanometer regarding the two ring residue. 217 nanometer, it is the basic value. Then similar to the ring residue, if any alkyl substituent is present over the chain, so there are two alkyl substituent, one methyl group is this one and another methyl group is this one. So because of two alkyl substituents or two methyl substituent, 10 nanometer, that is the addition. एक डबल बॉन्ड इसमें एक्सोसाइक्लिक है, जो ये सेकेंड डबल बॉन्ड है, इन बिटवीन जो डबल बॉन्ड आ रहा है दैट इज एक्सोसाइक्लिक वन. सो द 5 नैनोमीटर इज द वैल्यू ड्यू टू द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. डाइन में केवल दो ही डबल बॉन्ड काउंट होंगे, तो किन्हीं दो को डाइन में काउंट कर लो और एक डबल बॉन्ड आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, और वो डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन को इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब एक डबल बॉन्ड ऐसा हो गया इसमें विच इज इंक्रीजिंग द कंजुगेशन. तो उस डबल बॉन्ड के लिए आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 30 नैनोमीटर. तो ये सब आप ऐड करते हो तो 272 नैनोमीटर आपके पास जो है इस कंपाउंड के लिए. फॉर दिस कंपाउंड वी आर हैविंग द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर this compound, it is 272 nanometer. Now let us come across some another examples here. Dienes, they are also defined as the linearly conjugated polyenes, or they are also designated as or named as cross conjugated polyenes. Linearly conjugated polyene, अगर सारे के सारे डबल बॉन्ड एक ही लाइन में आ जाते हों तो उसको लीनियरली कंजुगेटेड पॉलीन बोलते हैं. अगर सारे डबल बॉन्ड एक लाइन में ना आके दो या ब्रांच लाइन में आए तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस कंजुगेटेड पॉलीन. यहां दो एग्जांपल है. दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियरली कंजुगेटेड पॉलीन एंड लोअर वन इज द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस कंजुगेटेड पॉलीन. ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में वैसे क्लियर हो जाएगा कि लीनियरली कंजुगेटेड और क्रॉस कंजुगेटेड क्या होता है. ये पॉलीन जो है, दिस फर्स्ट पॉलीन, इट इज लीनियरली कंजुगेटेड. लीनियरली इसीलिए क्योंकि अगर आप एक डबल बॉन्ड से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हो, यू कंटिन्यू इन द वन लाइन फॉर ऑल द डबल बॉन्ड. सो दिस इज ए लीनियर, you can say curved line, but it is a linear line. So starting from one side to the, it is ending at the another side. तो सारे के सारे डबल बॉन्ड जो वो एक ही लाइन में आ गए, तो इसको बोलेंगे हम लीनियरली कंजुगेटेड पॉलीन. एक पॉलीन इस साइड है, दिस वन, इसमें एक डबल बॉन्ड इस साइड है. अगर दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ ट्रेवल करना हो तो इस तरह से जाना पड़ेगा, और थर्ड डबल बॉन्ड की तरफ ट्रेवल करना हो तो इस तरफ से जाना पड़ेगा. तो इसमें आपके पास ब्रांचिंग आ रही है लाइन में, तो इस तरह की पोलीन को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस कंजुगेटेड पोलीन. वन इज लीनियरली कंजुगेटेड पोलीन, अनदर इज द क्रॉस कंजुगेटेड पोलीन. सो हियर इज द वन एग्जांपल फॉर द डिस्कशन. 3 रिंग नजर आ रहे हैं हम इसमें आपको, A, B, C. तो
डबल बॉन्ड इसमें आपके पास 4 हैं। तो पहले तो इसको डिस्कस करना है कि होमो एनुलर काउंट करना है या हिट्रो एनुलर काउंट करना है। पहले मैं बता चुका हूं, अगर आपके पास चॉइस हो कि हिट्रो एनुलर भी हो और उसमें होमो एनुलर भी हो, तो आपने उसमें जो है वो होमो एनुलर को वैल्यू देनी है या प्रायोरिटी किसको देनी है, होमो एनुलर को। तो रिंग वी के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द रिंग बी, दिस इज यू कैन से होमो एनुलर डाइन। तो पेरेंट वैल्यू इसके लिए कितनी आती है, 253 नैनोमीटर जो है वो इसके लिए क्या है, पेरेंट वैल्यू है। सो इट इज 253, दैट इज द पेरेंट वैल्यू फॉर दिस। तो जब इसके 2 डबल बॉन्ड जो है वो डाइन में काउंट हो गए, एक ये वाला डबल बॉन्ड और एक ये वाला डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड और बच गए, एक ए रिंग के अंदर है, एक सी रिंग के अंदर है। ये भी कंजुगेशन में है, अल्टरनेट पोजीशन पे हैं इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ। सो हियर आर द 2 रिंग्स विच आर एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन। सो द 2 रिंग्स विच आर एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन, तो 2 into 30 it is 60 nanometer addition should be regarding the 2 double bond extending the conjugation. Also it is 5 ring residues are present. Where are the ring residues? ये पहली लाइन लगाई मैंने, इसके ऊपर जो वो डबल बॉन्ड नहीं है, ये दूसरी लाइन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है फिलहाल, इस लाइन से पीछे डबल बॉन्ड नहीं है, फिर यहां से पीछे आगे डबल बॉन्ड नहीं है, और ये नीचे इस लाइन से आगे डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये आपके पास 5 इसमें रिंग रेजिड्यूज हो गए, जहां पर मैंने ब्लू लाइन भी कट भी लगा रखा है साथ में छोटा सा, और इन पॉइंट्स के आगे जो है वो डबल बॉन्ड जो बाउंड्री हो कंजुगेशन जो है वो ओवर हो गई होती है, खत्म हो गई होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिंग रेजिड्यू। तो 5 रिंग रेजिड्यू के लिए 5 into 5 25 नैनोमीटर वैल्यू इसमें आ जाएगी। उसके बाद बात आती है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड जो वो एक्सोसाइक्लिक हैं। रिंग ए का जो डबल बॉन्ड है वो किसी भी रिंग के इमीडिएटली बाहर नहीं है, लेकिन रिंग वी का जो डबल बॉन्ड है वो रिंग ए के एक्सोसाइक्लिक है। विच डबल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड विच इज प्रेजेंट हेयर, दिस डबल बॉन्ड इट इज एक्सो टू द ए। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड इट इज एक्सो टू द सी, और जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये, दिस डबल बॉन्ड इज एक्सो टू द बी। तो आपके पास 3 जो हैं वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आप वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, 3 into 5 15 नैनोमीटर। सो 15 नैनोमीटर जो उसके लिए एडिशन है। 5 क्या है इसमें, रिंग रेजिड्यूज हैं इसमें, तो 5 रिंग रेजिड्यू के लिए वैल्यू कितनी आ गई, 25 नैनोमीटर। अगर सभी को सम अप करते हो तो आपके पास 353 नैनोमीटर जो है वो इसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नीचे वाला मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने आपके पास रिंग रेजिड्यूज हैं या कितने डबल बॉन्ड एक्सटेंड कंजुगेशन एक्सटेंड कर रहे हैं या कौन सी ये डाइन है। तो इसमें भी रिंग सी प्रेजेंट है और रिंग सी में 2 डबल बॉन्ड है। सो बिकॉज ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स which are present in the ring C, it is a homoannular diene. It is a homoannular diene. So 253 is the basic value for the homoannular diene. So 253 is the basic value. Then how many ring residues are there? इसके आगे डबल बॉन्ड या कंजुगेशन खत्म है, इस पॉइंट के आगे कंजुगेशन ओवर है, इस पॉइंट से पीछे कंजुगेशन नहीं है, इस पॉइंट से पीछे कंजुगेशन नहीं है। तो आपके पास इसमें 4 रिंग रेजिड्यू बनते हैं। सो बिकॉज ऑफ 4 रिंग रेजिड्यू, नॉट 5 रिंग रेजिड्यू, लिखा गलत है ये, 5 into 4 it is 20 नैनोमीटर, दैट इज द वैल्यू रिगार्डिंग द रिंग रेजिड्यू, 20 नैनोमीटर। 4 रिंग रेजिड्यू है, एक की वैल्यू कितनी है, 5 नैनोमीटर है। उसके बाद आता है कि इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं। तो इसमें आपके पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं। कौन से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें, 2। एक तो ये डबल बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक है, रीजन बीइंग इट इज प्रेजेंट आउटसाइड टू द रिंग बी, और दूसरा ये वाला डबल बॉन्ड जो वो एक्सोसाइक्लिक है,
इट इज अगेन प्रेजेंट आउटसाइड द वी, लेकिन किसके साथ, रिंग वी के साथ लिंक्ड है और बाहर की तरफ है। तो इसमें दो आपके पास जो है वो क्या आ गए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस 10 नैनोमीटर इज द अगेन एडिशन। उसके बाद ये रिंग बी का जो डबल बॉन्ड है नीचे, दिस डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग बी, इट इज इन कंजुगेशन विद द दीज टू double bonds which are present in the ring C. So there is a one double bond which is extending the conjugation. So 30 nanometer should be addition for the that. So total value it becomes 313 nanometer. So that is the discussion regarding the dynes. तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, it may be theoretical part, it may be numerical part. तो न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब है कि वो आपको स्ट्रक्चर दे देगा और उसमें लैम्डा मैक्स वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो जब भी लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको पहले हेटेरो एनुलर या होमो एनुलर चेक करना है, बेसिक वैल्यू पता चल गई, या फिर ओपन चेन है तो ओपन चेन के लिए बेसिक वैल्यू लिखनी है। देन यू हैव टू चेक whether double bonds are more than 2, then some double bonds are extending the conjugation. तो कितने वो डबल बॉन्ड कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं वो आपने नोटिफाई करने हैं। कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर कितने आपके पास रिंग रेजिड्यू हैं वो आपको काउंट करना पड़ेंगे। उसके बाद उसमें कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं वो आपको काउंट करना पड़ेंगे। इस काउंटिंग के बाद जो है वो आप उसकी बेसिक वैल्यू जो है उसमें वो सारे एडिशन करते जाएंगे और वहां से आपके पास जो है वो वुडवर्ड और फिजर रूल के अकॉर्डिंगली लैम्डा मैक्स वैल्यू जो वो कैलकुलेट हो जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग द डाइन्स एंड हाउ वी कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस कंपाउंड्स। देन देर इज ए डिस्कशन ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मोस्टली उसने इनोन डिस्कस किए हैं। इनोन का मतलब है कि एक अल्कीन पार्ट और अल्कीन के साथ जो है वो आपके पास एक डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, वो जो आप कंजुगेशन में होना चाहिए। सो हियर अल्कीन एंड द सी डबल बॉन्ड दे आर इन कंजुगेशन विद द ईच अदर। तो इसमें जो है दो तरह की ट्रांजिशंस हो सकती हैं। N to pi star transitions are possible as well as pi to pi star transitions are possible. N to pi star transitions forbidden transitions होती हैं। पहले बताया है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसको हम सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सिमेट्री फॉरबिडन। दूसरा एप्सिलॉन वैल्यू डिसाइड करती है कि कोई सिग्नल उसमें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। अगर एप्सिलॉन वैल्यू आपकी 10⁻³ से लेस है तो सिग्नल नजर नहीं आता है यूवी स्पेक्ट्रा में। तो एप्सिलॉन वैल्यू जो बहुत कम होती है N to pi star ट्रांजिशन। सो दीज आर वेरी बिग सिग्नल्स विच आर प्रेजेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसीलिए बहुत वीक सिग्नल जो है N to pi star ट्रांजिशन का नजर आता है। लेकिन कीटोन्स के लिए N to pi star ट्रांजिशन जो हैं वो बहुत पिक्यूलर हैं। इनको आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड जो कीटोन है एक वीक सिग्नल जो है 280 नैनोमीटर के अराउंड आता है, दैट इज ड्यू टू द N to pi star ट्रांजिशंस। अलाउड ट्रांजिशन जो है वो पाई टू पाई स्टार्स हैं। कौन सी है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो उसके लिए आपको 190 नैनोमीटर जो है वो उतनी उसके लिए वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है। बट एप्सिलॉन वैल्यू फॉर दिस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इट इज वेरी हाई। सो बिकॉज ऑफ दैट these are very intense bands and they are present in the UV spectra. We can easily identify them. अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि आपके पास अल्कीन है, तो अल्कीन के केस में जो है वो 217 नैनोमीटर पे जो है वो क्या आ रहा है? पाई टू पाई स्टार बैंड आ रहा है। लेकिन यहाँ पाई टू पाई स्टार बैंड कहाँ आ रहा है आपके पास? 190 नैनोमीटर में। मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द
pi to pi star transition in case of the ketones than in case of the alkene. What is the reason behind that? वो रीजन ये है कि उस केस में केवल कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन कीटोन्स के केस में जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सो द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड विद द ऑक्सीजन न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई we require high energy or we require shorter wavelength for the pi to pi star transitions in case of the ketones. लेकिन n to pi star के बीच में गैप कम होता है, इसीलिए एक वीक सिग्नल जो है 280 नैनोमीटर्स पे, दैट इज ए इंडिकेटरी ऑफ द कीटोनिक पार्ट। तो यूवी स्पेक्ट्रा जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो है वो हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर द इनोन्स। किसके लिए डिस्कस करना हमने? इनोन के लिए जो वो इसको डिस्कस करना है। सो दिस इज ए ऑर्बिटल डायग्राम, मे एंड मे नॉट बी प्रेजेंट इन योर बुक, बट अ डबल बॉन्ड वेन एवर इट इज इन कंजुगेशन विद द C double bond O. So see the lower part here. So in the lower part this is double bond that is in conjugation with the C double bond O. तो ये इनोन है। तो पाई बॉन्ड जो है वो C डबल बॉन्ड O में भी प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास C डबल बॉन्ड C में भी प्रेजेंट है। तो C डबल बॉन्ड C की एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी है वो इतनी चाहिए। ये जब आपस में एक दूसरे के साथ कपल करेंगे, कौन सा? C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O, तो दोनों जो है आपस में क्या बोलते हैं, कपलिंग होगी। तो इससे आपके पास एक पाई 1 बनेगा और एक पाई 2 बनेगा। उसमें पाई 1 विल बी हैविंग लेस एनर्जी, पाई 2 इज हैविंग मोर एनर्जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो पाई 1 में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो कहाँ आएंगे, पाई 2 में आएंगे। तो ये कपलिंग किसकी है? कीटोनिक पार्ट की और अल्कीन की। इसी तरह से जब इनके एंटी बॉन्डी कंबाइन करेंगे तो इसमें पाई 3 स्टार एक ये ऑर्बिटल बनेगा और एक पाई 4 स्टार ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है होमो और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गैप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पाई 2 रेज हो गया एनर्जी में और पाई 3 दैट इज कमिंग डाउन। बिकॉज ऑफ दैट देर इज ए ट्रांजिशन अकरिंग एट द 230 नैनोमीटर। तो पहले जो ट्रांजिशन आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कितने पे हो रही थी? वहां पर 190 पे। कहाँ है? 190 ये वैल्यू है। जब आपकी कपलिंग हो जा रही है किसकी? कीटोनिक ग्रुप की और अल्कीन की, तो वही जो वो कितने पे आ रही है? 230 नैनोमीटर पे। कितने पे आ रही है? 230। सो इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड द longer wavelength. You can say by the coupling of a double bond with a ketonic part, it is a bathochromic shift. किस तरह की शिफ्ट हुई है? Bathochromic. As well as it is a hyperchromic shift because there will be also an increase in the epsilon value. So that is regarding the coupling of the pi to pi star transitions. In case it is the ene and on, they are collectively taken. अल्कीन एंड कीटोन, इनोन्स के लिए जो है जब दोनों डबल बॉन्ड आपस में कपल कर रहे हैं तो जो ट्रांजिशन पहले 190 पे हो रही थी वो ट्रांजिशन अब कितने पे होगी? 230 नैनोमीटर पे होगी। हाउ इट अफेक्ट्स द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। बहुत वीक सिग्नल बताया था मैंने आपको कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो वीक सिग्नल होता है, तो पहले जो उसके लिए 280 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ रिक्वायर्ड थी जिससे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही हैं। लेकिन जब दोनों डबल बॉन्ड आपस में कपल कर जाते हैं तो वही ट्रांजिशन कहां तक रिड्यूस हो जाती है? 320 नैनोमीटर तक। कहां तक रिड्यूस हो जाती है? 320 नैनोमीटर तक। सो व्हाट इज दिस? इट इज अ बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाउ इट इज बीइंग अचीव्ड बाय कपलिंग ऑफ द C डबल बॉन्ड C विद अ कीटोनिक ग्रुप. So the both pi orbitals or pi bonds
of these two couple, and because of that, in the UV visible, a lesser amount of energy is required for the excitation for the pi to pi star transitions. So this is happening because of the coupling. What are the Woodward and the Fizeau rules? That we will discuss in the next session for the enons.